नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप मेरे साथ हैं इस वक्त सूर्योदय टीवी पर। हम जब बात करते हैं विकास की या हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और हिंदुस्तान की ख़ास तौर से बात करें तो मुझे लगता है विकास के मुद्दे में टूरिज़्म और होटल, ये दो का अगर नाम न लिया जाए तो बात अधूरी सी लगती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बेहतरीन एक व्यंजन बनाया और उसमें नमक न डालें, तो बिना नमक के क्या ही व्यंजन है। क्योंकि मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में आज मेरे साथ एक विशेष अतिथि हैं। आप सौरभ गहोई जी हैं और होटल इंडस्ट्री को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पिछले 20-30 सालों से मुझे लगता है लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि होटल इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम कर रही है, देश में किस तरह ग्रूम हो रही है। लेकिन पहले उनसे परिचय ले लेते हैं, एक छोटा सा परिचय होगा, उसके बाद अपनी बात हम शुरू करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आपका एक बार परिचय हमारे दर्शकों को हो जाए और आपका जो अभी तक का ज़िंदगी की जो दौड़ भाग रही, आज यहाँ इस मुकाम पर आप हैं, थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो हो जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 20 प्लस वर्षों से होटल इंडस्ट्री में हूँ। मैंने शुरुआत करी थी ताज ग्रुप ऑफ होटल से। फिर मैंने उसके बाद केसी रेसिडेंसी में कुछ समय काम किया। उसके बाद फिर मैंने लेमन ट्री में काफ़ी समय काम किया। जब लेमन ट्री ने अपना व्यवसाय शुरू किया था, उनके शुरुआती सालों में मैं उनके साथ जुड़ गया था और मैंने काफ़ी सालों तक उनके साथ काम किया। उसके बाद मैंने फिर रामी ग्रुप ज्वाइन किया। रामी ग्रुप में मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं इंडिया ऑपरेशंस देखता हूँ और जितना भी एक्सपेंशन हो रहा है हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंचाइजी बिजनेस और न्यू डेवलपमेंट्स में, वो सब कुछ मैं ही देखता हूँ। सर, जब हम बात करते हैं होटल की, जब आपने करियर की शुरुआत की होगी तब वो माहौल था क्या जो आज है, या कुछ और माहौल था? और आज और उस समय में कितना फ़र्क आ गया है ये 2 या 3 दशक में? सर बिल्कुल 360 डिग्री फ़र्क आ गया है। मैं आपको बताऊं, अगर एक समय ऐसा था जब हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे जब हम 5 स्टार होटल्स की बात करते थे तो ऐसा होता था कि साल में 3 या 4 बार ही ऐसा होता था कि हम जा पाते थे। कोई बहुत बड़ा ओकेजन होता था, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, तो तभी माता पिता लेके जाते थे कि बहुत अच्छा इन्होंने अचीव किया है या बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। अभी पिछले 20 प्लस वर्षों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। बहुत अफोर्डेबिलिटी हो गई है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। जो लोग पहले होटल्स में जाते थे, अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। पहले क्या था कि केवल 5 स्टार होटल्स होते थे या फिर बहुत ही सस्ते गेस्ट हाउसेस होते थे। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ही कम होते थे। अभी क्या हो गया है, आपको हर सेगमेंट में एक होटल आ गया है। मतलब आप मिड मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारी चेन्स आ गई हैं। आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट के व्यवसाय में बहुत सारे कंपनीज आ गई हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो लोगों को हर रेट ब्रैकेट में एक्सप्लोर करने का अवसर है। जो लोग जा सकते हैं, कम खर्चे में भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 स्टार्स थे वो 5 स्टार्स आज भी हैं, उनके अंदर आज भी रेस्टोरेंट्स हैं। 4 स्टार्स आज भी हैं जिनके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो भी नए नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं, नए नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो क्या हुआ ना, इसका पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया है। मतलब पहले बहुत लिमिटेड लोग ही थे जो होटल्स के अंदर जाके एक अच्छा समय व्यतीत करते थे, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी सबके पास नहीं थी और 5 स्टार होटल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे उस टाइम पर कि हर कोई नहीं जा सकता था। तो लेकिन वो सब चेंज हो गया है। मतलब 20 सालों में हर सेगमेंट में होटल खुल गया है। दोस्तों, एक जो बातें सर ने कही हैं, एक बात उसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि आने वाले कुछ वर्षों में, यानी 2029 या 30 तक, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है होटल्स की, वो तकरीबन 30 या 31 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंचने वाली है। तो शायद ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये कहिए कि ग्रूमिंग जो है बहुत तेज़ी से हुई है। और पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक में परेशानी तो हुई, लेकिन उसके बाद से चीज़ें और तेज़ी से बढ़ी हैं। मैं चाहता हूँ सर इस पर आपका छोटा सा एक मिनट का एक वर्जन हो कि कम से कम क्या माहौल रहा, पेंडेमिक के बाद का क्या माहौल रहा? जी जी, देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, बहुत ही फ्रेजाइल इंडस्ट्री है, बहुत ही वल्नरेबल है। मतलब कहीं पे कुछ भी घटित होता है, जैसे कहीं जैसे पेंडेमिक हुआ, या कल को कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है, या कल को कहीं वॉर हो जाता है,
तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट करती है वो दो इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली। वो एक है एयरलाइन, ठीक है, लोग अपना ट्रैवल बंद कर देते हैं। दूसरा है होटल इंडस्ट्री, क्योंकि लोग जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो उनको रुकने के लिए जगह भी नहीं चाहिए। लेकिन पेंडेमिक में क्या हुआ, पेंडेमिक वॉज अ आई ओपनर फॉर एवरीवन। मतलब लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सोचा, सोचने के तरीके बदले लोगों के। लोगों को लगा कि 2 साल में एक ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब पेंडेमिक हुआ तो लोगों ने देखा कि मतलब लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मोर टू से दैट यू नो। तो अब लोगों ने क्या किया है, लोगों ने छोटे छोटे ब्रेक्स लेने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने हर 3 महीने में या हर 6 महीने में एक छोटा, मतलब पहले अगर कोई 7 दिन का ब्रेक लेता था तो अभी शायद 2 या 3 दिन का ब्रेक लेता है। लोग घूमने जा रहे हैं, लोग बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेंडेमिक जब हुआ तो सब डर गए थे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, जीवन पता नहीं कितना है। जीवन पता नहीं कितना है। तो लोगों ने एक्चुअली लाइफ को अब ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू कर दिया है। उससे हुआ क्या है कि बहुत सारी डिमांड बढ़ गई है। फिर हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये सब मतलब पहले भी थे। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। लेकिन 2019 के बाद इंडियन टूरिज़्म पे बहुत फोकस रहा है 2020 के बाद, क्योंकि क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बार ये चीज़ बोली कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम बाहर ना जाकर इंडिया के ही जगहों को एक्सप्लोर करें, जो कि मतलब वी आर अ वास्ट कंट्री राइट। हमारे पास हिमालयाज़ भी हैं, हमारे पास बीचेस भी हैं, हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ भी है। और लोग जब बाहर जाते हैं तो यही देखने जाते हैं किसी न किसी रूप में। हमारे पास नाइट लाइफ भी है। तो ये बोला गया कि क्यों नहीं इंडिया में ही हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ताकि हमारा इंडियन जीडीपी बढ़े, इंडिया में ही बिजनेस, इंडियन का ही बिजनेस इंडिया में रहे। तो उससे क्या हुआ है, पूरा एक माइंडसेट चेंज हो गया लोगों का। तो लोगों ने अभी क्या किया, इंडिया में घूमना शुरू कर दिया है, लोग बाहर से इंडिया में बहुत आ रहे हैं। तो उससे पूरा व्यवसाय जो है होटल इंडस्ट्री का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जब जीडीपी की बात होती है तो मैं एक बड़ा अहम सवाल है कि एफडीआई की जो हम बात करें तो एफडीआई का होटल्स में कितना रोल है, और क्या अभी पिछले कुछ सालों में क्या ये चेंज हुआ है, क्या अब आगे और क्या होने वाला है, क्या आगे जाएगा, क्या एफडीआई को लेकर अगर देखते हैं होटल्स के मामले में? सो एफडीआई देखिए, भारत में मतलब भारत इज़ अ बिग मार्केट बनने से आई मीन कि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा देश है, इसके अंदर उतने होटल्स, उतने कमरे अभी नहीं हैं जो बाकी के देशों में हैं। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रूम्स एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो देयर इज़ अ बिग मार्केट विच इज़ रेडी टू एक्सप्लोर। मतलब आज के समय पे भी अगर जितने भी इंडिया में रूम्स हैं, अगर हम उसको डबल भी कर दें फिर भी रूम्स की डिमांड रहने वाली है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हम ग्रो इतनी स्ट्रांगली कर रहे हैं। तो इंडिया एज अ मार्केट एफडीआई के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब अब वो हर तरीके से जुड़ रहे हैं। कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एसेट ओनर्स बन रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो अगर 10 साल का आप डेटा देखोगे तो 10 साल के डेटा में हमारी जो सप्लाई है शहरों में वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब डबल ट्रिपल भी हो गई है कई जगहों पर। अभी भी आप देखोगे तो 80, 85 और 75% ऑक्यूपेंसी होटल्स नॉर्मली करते हैं, जो अच्छे रेट पर करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग रिटर्न जनरेटर फॉर एफडीआईज। और पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि बहुत सारे होटल्स खुले थे, जिसकी वजह से जो व्यवसाय था 2018 से पहले वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि रेट्स नहीं मिल पाते थे होटल्स को, क्योंकि इतने सारे होटल्स थे और डिमांड उतनी ज़्यादा थी नहीं। अभी क्या हुआ है, सब कुछ अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ एक साथ आ गई, तो जाके हॉकी स्टिक हुआ है ये कि मतलब पेंटअप डिमांड है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नए व्यवसाय आ रहे हैं, इतना स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ गया है, इतने नई कंपनीज फॉर्म हो रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा सर, मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम इंदौर में बैठे हैं और इसको मध्य प्रदेश का दिल कहते हैं। जी। दूसरा सवाल ये है कि सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल इंडिया होटल इंडस्ट्री के लिए कैसा माहौल बनाता है, और इसमें सरकारों का कितना योगदान रहा है और कितना रहना चाहिए? सरकारों का योगदान तो हमेशा सही रहा है, बिकॉज़ जितना वो टूरिज़्म को पुश करेंगे उतना होटल्स के लिए अच्छा है। जो सेंट्रल इंडिया है, मेरे आंकड़े में देखा जाए तो मेरे आंकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी कुछ अनएक्सप्लोर्ड है।
मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में एक फास्ट डेवलपिंग सिटीज़ की बात करें तो शायद आप उतने नाम नहीं होंगे। मतलब अगर हम गिनना भी शुरू करें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, इंदौर आएगा, ठीक है, हमारे दिमाग में ग्वालियर आएगा, हमारे दिमाग में भोपाल आएगा। इसके अलावा मतलब सिटीज़ हैं जो शायद लोगों के बैक ऑफ द माइंड में नहीं होंगी। तो बहुत सारे शहर हैं ऐसे जिनकी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाए जा सकते हैं, जो सारा कुछ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है। और अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ पे आएँ, अपना होटल सेटअप करें, लोगों को अच्छी सर्विस दें, लोगों को अच्छा खाना दें, और हम भी ग्रो करें और मतलब सिटीज़ भी ग्रो करें। सर ये जो सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अगर इसको ऑर्गेनाइज कहें या अनऑर्गेनाइज कहें तो दोनों में क्या फ़र्क है, और क्या इसका असर दूसरी चीज़ों पर पड़ रहा है, आम आदमी की लाइफ स्टाइल पे, जो लोग इससे जुड़े हैं उनकी लाइफ स्टाइल पर क्या असर आ रहा है? सो होटल इंडस्ट्री देखोगे तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। काफ़ी ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो आपको स्टेशन के बाहर मिलेंगे या बिजनेस हब्स में मिलेंगे, जो स्टैंड लोन बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, तो जो कस्टमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ब्रांड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है, ब्रांड इक्विटी बढ़ रही है, क्योंकि ब्रांड के साथ लोगों को एक ट्रस्ट मिलता है कि मैं अगर इस ब्रांड में जा रहा हूँ रुकने के लिए तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, हाइजीन मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, मेरी सेफ्टी रहेगी, मैं सिक्योर रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रांड के साथ लोग एसोसिएट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा हो रहा है, जो स्टैंड लोन होटल से वो ब्रांड के साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तरीके जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़े ब्रांड्स हैं वो और बड़े हो रहे हैं, और जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो नई चेन्स आ रही हैं, वो भी ग्रो हो रही हैं, और दूसरे सीखते भी हैं। दूसरे सीखते भी हैं, और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। मतलब आज के टाइम पे इंडिया में, भारत में अगर आप देखोगे तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। करेक्ट। 140 करोड़ बहुत होता है। जी, 140 करोड़ बहुत होता है, और उन सबको एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा अवसर है कि अगर हम बहुत सारे स्किल प्रोग्राम भी चलाते हैं, हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जिसमें लोगों को ट्रेन करके, जैसे हमारी एकेडमी भी है तिरुपति में, तो वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको हम होटल इंडस्ट्री का पूरा डिप्लोमा कराते हैं, डिग्री भी कराते हैं। उसके बाद उनको हम अपने होटल्स में कभी दुबई भेज देते हैं, कभी बहरीन भेज देते हैं, तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। तो पॉपुलेशन बहुत है। अगर हम इस चीज़ों को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर को बड़ा हो भी रहा है और भी आगे बड़ा होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, फ्यूचर ऑफ होटल इंडस्ट्री क्या है? अब जब भविष्य की बात आती है तो हम युवाओं को भी देखते हैं, हम उनको भी देखते हैं जो होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम उनको भी देखते हैं जो टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं, हम उनको भी देखते हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। तो क्या देखते हैं फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, जो ख़ास तौर पर बात करूँ होटल इंडस्ट्री? सो फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही ब्राइट है। अभी सब बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, काफ़ी सारे लोगों की नौकरी शायद रिस्क पर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम करेगा, बहुत कुछ ऐसा करेगा जो शायद हमें जितने मैन पावर की पहले ज़रूरत पड़ती थी उतनी शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन सब चीज़ों से इम्यून है, क्योंकि हमारा जो है हमारा स्पर्श पे बहुत चीज़ें आधारित हैं, मतलब ह्यूमन टच जिसको बोलते हैं। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो वो रोबोट नहीं दे सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकती, तो उसके लिए हमें ह्यूमन बींग्स ही चाहिए। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इम्यून है। तो मतलब मेरे आंकलन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। बहुत मैच्योर हो रही है मार्केट, लोगों को मिड मार्केट क्या होता है, लग्जरी क्या होता है, बजट सेगमेंट क्या होता है, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं होटल के उसके बारे में और समझ में आ रहा है। जो हमारा कस्टमर है वो और मैच्योर हो रहा है दिन पे दिन। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैं आशा करता हूँ कि मतलब हमें मौका मिलेगा और ग्रो करने का इस देश के अंदर। और हमने तो इंडिया को वैसे भी अपना हाईलाइट बनाया हुआ है अभी, और हम चाहते हैं कि हम हर शहर के अंदर आएँ और लोगों की सेवा करें। एक सवाल, बहुत अहम सवाल था, रह गया है, हालांकि आखिरी में आया लेकिन वो आ गया दिमाग में कि आप इंदौर आए हैं, इंदौर आने का उद्देश्य क्या है आपका, और किस तरह का ओपनिंग इंदौर में वो ज़रूर बता दीजिए। तो हम बहुत हर्ष के साथ बोलना चाहेंगे कि हमारा जो ये होटल है इसमें 3 F&B आउटलेट्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे टनाटन और आरड्डा। आरड्डा हमारा नाइट क्लब है, और टनाटन जो है मॉडर्न इंडियन क्यूजीन में फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। इसके अलावा हमारे पास 40 कमरे हैं यहाँ पे। हम एक और नया रेस्टोरेंट जो कि रूफटॉप बार है वो हम लॉन्च करेंगे अगले 10 दिनों के अंदर। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंदौर में बहुत फिट होते हैं।
इंदौर एक ऐसा शहर है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा क्लीनेस्ट सिटी है। मेरे हिसाब से 7 साल हो गए हैं लगातार क्लीनेस्ट सिटी बनते हुए, और लोगों को खाने का बहुत शौक़ है। तो हमारे लिए मतलब इससे अच्छी लोकेशन शायद एमपी में तो नहीं मिलती। तो यहाँ पे हम बहुत ही मतलब हमें खुशी हो रही है कि हमने यहाँ पे होटल लॉन्च किया है, और आशा करते हैं कि लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, और हम एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे इस प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने के लिए। दोस्तों, जितने भी चटोरे हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंदौर में आए दिन बेहतरीन स्वाद आपको खाने के लिए मिलेगा, और आप जहाँ भी जाएंगे मुझे लगता है इंदौर की मिट्टी में ये घुल मिल गई है चीज़ें कि आप यहाँ आते हैं तो आपको बेहतरीन स्वाद मिलता है, बेहतरीन आतिथ्य मिलता है। यहाँ पर अब आते हैं तो आतिथ्य जो है एक उसका स्वागत जो है, वो कहते हैं ना कि मालवा में ये कहावत भी थी कि डग डग रोटी पग पग नीर और मालवा माटी बड़ी गंभीर। तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी में वो खुशबू है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो उस खुशबू से अपने आप को महकता हुए पाएंगे। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।